हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके सामने मैं आया हूं सामाजिक विज्ञान विषय के इस रिवीजन सेशन में। आज का चैप्टर है अर्थशास्त्र की किताब का पहला अध्याय विकास। परीक्षा में यह अध्याय कुल 2 अंकों का होगा, मतलब इससे हमें बहुत ज़्यादा बड़े प्रश्नों की उम्मीद नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। चलिए अपन देखते हैं, पहले पार्ट को समझ लें, इसके बाद में इससे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर विकास की अगर बात करते हैं तो प्रश्न बहुत साधारण शब्दों में पूछा जा सकता है, विकास किसे कहते हैं। तब इसका उत्तर हमको लिखना पड़ेगा इस तरह से। कुछ आप देखिए, यहाँ पर यह चित्र बता रहा है कि विकास यानी पॉजिटिवली आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, सकारात्मक रूप से जीवन में प्रगति करना विकास होता है। अब इसके लिए विकास करना जो है, गेंद को गोल पोस्ट के अंदर डालना है, और इसके लिए विकास करना गेंद को गोल पोस्ट में अंदर जाने से रोकना है। यहां पर अपन देखते हैं विकास सभी के लिए अलग अलग होता है और सभी के लिए अलग अलग प्रॉमिस करता है। कैसे करता है इसको अपन ने इससे देख सकते हैं। यहां पर अलग अलग तरह के व्यक्ति अपने को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर जो कि बेहतर मजदूरी चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब के समृद्ध किसान, ये ज़्यादा समर्थन मूल्य चाहता है अपनी फसलों का। किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, वह अपनी उपज का उचित मूल्य चाहता है। भूमि स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, यह अपने लिए ऐसी बचत चाहती है ताकि वह खेती के लिए उपकरण खरीद सके। शहर का अमीर लड़का अच्छी नौकरी चाहता है। शहर की अमीर लड़की पढ़ाई अपनी विदेश में करना चाहती है ताकि वह भी अच्छे पैसे कमा सके। नर्मदा घाटी का आदिवासी रोजी रोजगार की व्यवस्था चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग हैं। एग्जाम में आ सकता है कि विकास क्या सभी के लिए एक जैसा होता है? सत्य या सत्य में भी आ सकता है यह प्रश्न। तो आपके लिए जवाब होगा बिल्कुल, विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। तालिका के अनुसार हम एक चीज को देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि आय के अलावा और कौन कौन से लक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। चलिए अपन देखते हैं। अलग अलग लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं अलग अलग हैं, हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भूमिहीन मजदूर जो है उत्तम शिक्षा भी चाहता है, समाज में भेदभाव भी नहीं चाहता है। समृद्ध किसान जो है वह बच्चों को विदेश में ले जाकर बसाना चाहता है। वर्षा पर निर्भर किसान अपने लिए अच्छा हेल्थ सेंटर चाहता है। शहरी बेरोजगार युवक शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता ना हो ऐसी जगह पे ऐसी आमदनी चाहता है। इसके अलावा अमीर परिवार के लड़के की अपन बात करें तो वह शहर में एयरपोर्ट चाहता है। तो इस तरह से लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं जो है हमको अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। अब इसके साथ साथ हम एक चीज़ जो कॉमन देखते हैं, रेड कलर में ये सारी चीज़ें अंडरलाइन हैं। यहाँ पर अपन देखें इसको, बेहतर मजदूरी, ज़्यादा समर्थन मूल्य, उपज की उचित मूल्य, बचत, अच्छी नौकरी, विदेशों में पढ़ाई, रोजी रोजगार, ये सारी चीज़ें मिलके किस चीज़ को डिनोट कर रही हैं? ये डिनोट कर रही हैं आय को। यानी सारी चीज़ें जो है कॉमन हैं आय के लिए। इसका मतलब व्यक्ति अलग अलग चीज़ें तो चाहता है, लेकिन आय सभी के लिए आवश्यक है। यानी उनके लिए विकास तब होगा जब उनकी आय अच्छी होगी। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं कि आय के अलावा अन्य लक्ष्य कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आय सब कुछ तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि आपको बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब अफगानिस्तान, सीरिया या गाजा पट्टी, इजराइल में मिलेगी तो आप जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपको अपनी सुरक्षा की चिंता होगी। यानी आय के अलावा अन्य महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या हो सकते हैं वो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। वो हो सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, समादर, मित्रता, और फिर इसके साथ साथ भोजन, कपड़े और मकान। यानी केवल और केवल इनकम ही सब कुछ नहीं है। अर्थात ये हमने व्यक्तिगत विकास के स्तर पर ये देखा कि अलग अलग लोगों की राय विकास के लिए हमको अलग अलग दिखाई देती है। क्या यही लक्षण हमको राष्ट्रीय विकास में दिखाई पड़ते हैं? राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो हमको विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य दिखाई देते हैं इस तरह से, जैसे कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे देश में भाईचारा स्थापित हो, कोई चाहता है कि पॉलिटिकल पावर सबसे ज़्यादा मजबूत हो, कोई चाहता है कि देश में आर्मी का शासन हो, कोई चाहता है कि सिर्फ पढ़े लिखों का शासन हो, कोई चाहता है धर्म गुरु ही इसमें राज करें, कोई चाहता है कि देश ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतर काम कर सके। मतलब जितने लोग उतनी बातें। राष्ट्र के विकास के संदर्भ में सभी का अपना अपना खाका होता है। ये तो हो गई राष्ट्र की विकास की बातें। अब अपन देखते हैं
अंतर्राष्ट्रीय विकास यानी दुनिया के अलग अलग देशों के विकास का पैमाना कैसे नापा जाता है, विभिन्न देशों की या राज्यों की तुलना विकास के संदर्भ में कैसे की जाती है, इसको जब अपन देखते हैं तब निकल कर आती सबसे पहली चीज आय। जैसा कि आप लोग जानते हैं व्यक्तियों से ही राज्य बनता है, तो व्यक्तियों की राय क्या है? पहली राय तो यही है कि उनकी आय अच्छी हो, अर्थात विभिन्न देशों के बीच या राज्यों के बीच अगर हमको तुलना करना होगा तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर निकल कर आता है आय, जो कि राष्ट्र के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय के रूप में निकाला जाता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र क्या है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। यह बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपकी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र लिखिए, रट डालिए इसको। प्रति व्यक्ति आय निकालना है यानी पूरे राष्ट्र की इनकम बटे पूरे राष्ट्र की जनसंख्या। इनकम बटे जनसंख्या, आय बटे जनसंख्या, पूरे राष्ट्र की आय बटे पूरे राष्ट्र की जनसंख्या। बस इस तरह से अगर आप इसको रट लेते हैं तो आपका हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल यही बन जाए और बाकी अध्याय से कुछ ना पूछें। लेकिन अगर आगे से कुछ पूछ भी लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि विकासशील और विकसित देशों का आधार प्रति व्यक्ति आय कैसे निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 12,056 US$ प्रति वर्ष है तो वह समृद्ध या विकसित देश कहलाता है। किसी देश की राष्ट्रीय आय यदि 995 कितनी 995 US$ से कम है तो वह अविकसित और निम्न कहलाता है। हमारे भारत जैसे विकासशील देश जिनकी आय 995 से 12,056 US$ के बीच में होती है वे विकासशील देश कहलाते हैं। तो इस तरह से आय का आंकड़ा किसी भी राष्ट्र को विकसित, विकासशील या अविकसित होने की बात प्रमाणित करता है या उस बात को प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर यहां पर हम आते हैं कि औसत आय से हमको सब कुछ पता नहीं चलता है। प्रश्न में आ सकता है कि औसत आय एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। परीक्षा में आ सकता है आपको कि किसी देश के विकास के मापने के लिए सबसे सामान्य जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वह क्या है? तो वह आय ही है। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन आय सब कुछ नहीं है, इस बात को हमने यहां से समझा है, इस व्यक्तिगत आय वाले चैप्टर से हमने समझा है। और इसको अपन ने जब इस अध्याय को पढ़ रहे थे तो इसका जो कंटेंट दिया हुआ है उसमें आप जाकर के देख लेंगे। उस विकास वाले अध्याय की लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, उसमें जाकर के आप देख लें कि औसत आय से सब कुछ पता नहीं चलता। तो क्यों नहीं चलता उसका रीजन वहाँ पर दिया हुआ है। एवरेज इनकम निकालने में होता क्या है कि एक्चुअल में जो पिन पॉइंट डेटा है, मतलब एक एक नागरिक की क्या स्थिति है ये निकल के नहीं आती, एक एवरेज इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तब सवाल ये आता है कि फिर किसी देश की वास्तविक विकास की स्थिति कैसे पता चलेगी। तो इसके लिए आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड हमारे सामने आते हैं। और आय के अतिरिक्त अन्य मापदंड कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पर आएगा आय। साक्षरता और शिक्षा एक ही चीज़ हो जाती है, ये साक्षरता को हटा दें अपन। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, यानी आय तो महत्वपूर्ण फैक्टर है ही, लेकिन साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी है। और ये जारी किए जाते हैं मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत, जो जारी करता है UNDP। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उसका उत्तर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था का नाम है UNDP। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी करने वाली संस्था या विकसित देश, विकासशील देश कौन से हैं, ये बताने वाली संस्था कौन सी है? यह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं हम। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े जारी करता है, जबकि UNDP जो है वह मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि प्रति व्यक्ति आय किसके रूप में अभिव्यक्त की जाती है? तो इसका उत्तर आएगा डॉलर के रूप में। किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय डॉलर में अभिव्यक्त की जाती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब अगर किसी राष्ट्र को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करना है, उसको मानव विकास रिपोर्ट में अच्छा स्थान बनाना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है सार्वजनिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराना। यदि प्रत्येक बच्चे के लिए अपन अलग अलग स्कूल या अलग अलग टीचर्स का अरेंजमेंट करें तो बड़ा कठिन काम होता है।
यदि प्रत्येक मरीज के लिए हम एक एक हॉस्पिटल या एक एक डॉक्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वह बहुत ज़्यादा महंगा होगा। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक सुविधाएं यदि हम उपलब्ध कराते हैं तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे आय में वृद्धि होती है और साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होता है। सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से एक और चीज़ अच्छी है जो सामने आती है, वह है विकास की धारणीयता। क्या होगा यदि हर व्यक्ति कार का उपयोग करेगा तो निश्चित रूप से जल्दी ही पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होगी, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। ऐसी स्थिति में जब धारणीय विकास को अपनाया जाएगा तब क्या होगा कि धारणीय विकास में स्थिति ऐसी बनेगी कि संसाधनों का उपयोग हम आज अपने लिए भी करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह सुरक्षित रहेंगे। और इस तरह से धारणीय विकास बना रहेगा, संसाधन सुरक्षित रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह राष्ट्र विकास के लिए काम करता रहेगा। अन्यथा आज ही हम सारी चीज़ें खत्म कर देंगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस तरह से हमने इस अध्याय में विकास एवं विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य पढ़ा, आय और अन्य लक्ष्य व्यक्तिगत स्तर पर देखा, राष्ट्रीय विकास देखा, राष्ट्रीय विकास के बाद विभिन्न राज्यों और देश की तुलना की बात हमने देखी कि देशों की तुलना करने के लिए हमको प्रति व्यक्ति आय का सहारा लेना पड़ा जो कि अमेरिकी डॉलर में अभिव्यक्त की जाती है। इसके साथ साथ राज्यों की तुलना जब हम करते हैं तब हमने इस अध्याय में बिहार, हरियाणा और केरल की बात की थी, जिसमें केरल का सबसे अच्छा हमको क्या प्राप्त होता है, मानव विकास रिपोर्ट प्राप्त होता है। हरियाणा औसत आय में सर्वश्रेष्ठ हमको मिलता है और बिहार इन सभी चीज़ों में हमको पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा इस अध्याय से आपसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। यानी शिशु मृत्यु दर किसी एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पहले ही खत्म हो जाए, वह दर कहलाती है शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर पूछी जा सकती है इस बार प्रश्न में, तो साक्षरता दर का उत्तर होगा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात। अब साक्षर जनसंख्या का मतलब होता है, साक्षरता से तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो अक्षरों को पहचान सके, अक्षरों को लिख सके, अक्षरों को पढ़ सके, वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है। यह एक अच्छा प्रश्न हो सकता है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। इस तरह से आप विकास वाले अध्याय के प्रश्नोत्तरों को आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।